नमस्कार। आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली कक्षाओं के अंदर हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इनकी क्या कमियां रही वो चीजें हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा आज की क्लास में मिस्टेक ये हो गया कि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की और मैं सीधा पढ़ाता चला गया। ये कुछ बातें लिख दी थी, फिर मैंने अचानक कंप्यूटर की तरफ देखा तो रिकॉर्डिंग तो शुरू ही नहीं है। कोई बात नहीं, ये लिखी हुई बातें मैं आपको समझा देता हूँ, फिर कंटिन्यू अपन क्या करेंगे, आगे करेंगे, है ना। हाँ, हो जाता है, कभी मिस्टेक हो जाता है, मेरे से भी मिस्टेक होगी, दिमाग में नहीं रही ये बात। अब क्लास हमारी रिकॉर्डिंग शुरू है, अब धीरे धीरे करके अपन आगे चल रहे हैं। देखो इधर देखो, बोहर के परमाणु मॉडल की बात कर रहे हैं अपन आज की क्लास के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? बोहर के परमाणु मॉडल की बात कर रहे हैं। अब पहली बात तो आपको बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में ये बात याद रखनी है कि यह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। इसके सिद्धांत पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। पहली बात। अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? रीट लेवल 2 की अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो बस इन्हीं बातों तक सीमित रहिए, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है नहीं। प्रश्न आ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। क्वांटम सिद्धांत अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करते होते तो मैं आपको बताता, पूरा खोल के बताता, लेकिन अपन इसके अंदर नहीं जाना। फिर याद रखना, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु, इस पर हाइड्रोजन परमाणु या एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु प्रजाति पर यह लागू होता है। अब बात क्या है, मैं कहूं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन पर लागू होगा। हीलियम +1 पर लागू होता है, हीलियम पर लागू नहीं होता, हीलियम पर लागू नहीं होता। लिथियम पर लागू नहीं होता, लेकिन लिथियम +2 पर लागू होता है, क्योंकि लिथियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो लिथियम के पास में, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। बेरिलियम +3 पर लागू होता है, लेकिन बेरिलियम पर लागू नहीं होता, क्योंकि बेरिलियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। पहले बताओ, इतनी बात समझ आ गई? अरे बोलो, समझ आई या नहीं आई? आई ना? हाँ, तो ये पहले मिस्टेक हो गई थी, ये पहले ही लिख लिया था मैंने, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की। फिर अचानक से देखा तो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं है। मैंने सोचा चलो इसको साफ तो क्या करते हैं, इस भी बच्चों को समझा देते हैं, बच्चे समझदार है, समझ जाएंगे। इतने तो समझदार हो ना? चलो ठीक है। दूसरी बात, अब अपन कथन पढ़ते हैं कि उन्होंने, किसने, बोहर ने परमाणु मॉडल के बारे में क्या क्या बताया, परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, निश्चित वर्ताकार पथ में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ये बात तो रदरफोर्ड भी कहता है। रदरफोर्ड कहता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और इन वर्ताकार पथ को अपन क्या कहेंगे, कोश कहेंगे, ऊर्जा स्तर कहेंगे, कक्षा कहेंगे। और इन कक्षाओं को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, n से प्रदर्शित करेंगे। यदि इस कक्षा का मान n बराबर 1 है तो फिर उस कक्षा का नाम क्या है, k। उस कक्षा का नाम क्या है, k। अगर n बराबर 2 है तो फिर उस कक्षा का नाम क्या है, कैपिटल L। n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो उस कक्षा का नाम क्या है, कैपिटल M। और n बराबर 4 है तो फिर उस कक्षा का नाम क्या है, कैपिटल N। n बराबर 5 हो तो कक्षा O हो सकती है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब देखो आप, मैंने ये परमाणु का नाभिक बनाया है और नाभिक के चारों ओर ये ऊर्जा स्तर, मतलब खाली जगह दिखाई है, एनर्जी लेवल दिखाए हैं, ऊर्जा स्तर दिखाए हैं, चारों ओर ये वर्ताकार पथ है।
इन वर्ताकार पथ के अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, इसका मतलब पहली ऊर्जा के अंदर, ऊर्जा स्तर के अंदर घूम रहा है। अगर n बराबर 1 है तो पहला ऊर्जा स्तर जिसका नाम क्या है, कैपिटल के। n बराबर 2 ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, कैपिटल L। n बराबर 3 ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, कैपिटल M। और n बराबर 4 ये चौथा ऊर्जा स्तर है, कैपिटल N। कोई डाउट? नो डाउट। अब चले आगे। हाँ, अब यहां से अपन आगे चलते हैं। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो नेक्स्ट बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमता है, निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमता है या चक्कर लगाता है, घूमता है, तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का, विद्युत चुंबकीय, या आप ये कह सकते हो तो वह ऊर्जा, ऊर्जा को न तो उत्सर्जित करता और न ही, याद रखना है, अवशोषित करता। ऊर्जा को न तो उत्सर्जित करता और ना ही अवशोषित करता, अर्थात उसकी ऊर्जा, अर्थात उसकी ऊर्जा नियत, या आप कह सकते हो नियत या स्थिर बनी रहती है। स्थिर या नियत बनी रहती है। जब इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित वर्ताकार पथ में घूमता है तो वह ऊर्जा को न तो उत्सर्जित करता न अवशोषित करता विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ऊर्जा क्या होती है, स्थिर बनी रहती है। ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। अब क्या बात है, कब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, कब वह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? यदि इलेक्ट्रॉन अपना कोष बदलता है, तब वह या तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, या तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, या तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, या ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। यह अवशोषण और उत्सर्जन मैं समझाऊंगा अभी। यह अवशोषण और उत्सर्जन यह अवशोषण और उत्सर्जन जो है
ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, और उन बंडलों को अपन कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा, या क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन या एक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है उसको एच न्यू के रूप में अपन क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, यह अवशोषण और उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। बंडलों के रूप में होता है। इन बंडलों को क्वांटा क्या क्या कहते हैं? या फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। एक क्वांटा की जो एनर्जी है, एक क्वांटा की जो ऊर्जा ई बराबर जो होता है वो होता है एच न्यू। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। यहां पर एच क्या है? यहां पर याद रखना एच प्लांक नियतांक है। प्लांक क्या है? नियतांक है। और इस प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 कितने 626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू क्या होती है? सेकंड होती है। 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। और न्यू क्या है? न्यू याद रखना ये आवृत्ति है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ये फ्रीक्वेंसी है, या कह सकते हैं अपन क्या? ये आवृत्ति है। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन आगे। ये जो बात है ना, ये बात क्या है? क्या चीज है ये चीज है सर जी। क्या? देखो इधर, ये एक परमाणु है और ये परमाणु का क्या है? नाभिक है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर ये खाली जगह है। ये पहला कोष मान लेते हैं अपन। कौन सा कोष मानते हैं? ये पहला कोष है। और उसके बाद में याद रखना ये परमाणु का दूसरा कोष है। और फिर याद रखना, नेक्स्ट याद रखना ये परमाणु का कौन सा कोष है? ये तीसरा कोष है। बोलो, परमाणु का कौन सा कोष है? तीसरा कोष। हम ये कह सकते हैं कि ये n बराबर क्या है? 1। और उसके बाद में आपको याद रखना है ये n बराबर क्या है? 2। और फिर याद रखना है ये n बराबर क्या है? ये n बराबर क्या है? 3। ये n बराबर क्या है? 3। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार में पथ में गति करता हुआ, इस n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में गति करता हुआ अपने ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा? तो आप कहोगे सर ये तो कोष नियत हो गया, लगातार दूसरे कोष में ये गति कर रहा है, तो ऊर्जा का न तो अवशोषण करेगा और न ही क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। क्लियर है बात? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार में जब भी गति करेगा, निश्चित वृत्ताकार पथ में जब भी गति करेगा, तो उसकी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी। वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करेगा और न ही अवशोषण करेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर याद रखना ये तो निम्न ऊर्जा स्तर, इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम, ये उच्च ऊर्जा स्तर, इसका मतलब इसकी ऊर्जा क्या? ज्यादा। इस कंडीशन के दौरान इस इलेक्ट्रॉन को इस कोष में अगर स्थायी होना है
तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये ऊर्जा का क्या करेगा, ये ऊर्जा का क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ये ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? ये ऊर्जा का जो अवशोषण है ये क्वांटा या फोटोन के रूप में होता है, और ये जो फोटोन या क्वांटा जो है इसकी जो ऊर्जा होती है वो E बराबर कितनी होती है, E बराबर h होती है। ऊर्जा का ये अवशोषण किस रूप में किया जाएगा, ऊर्जा का यह अवशोषण फोटोन या क्वांटा के रूप में किया जाएगा मेरा भाई। और क्वांटा के रूप में किया जाएगा तो याद रखना एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है E बराबर h क्या होती है, न्यू होती है। E बराबर क्या होती है, h न्यू होती है। चलिए ये बात ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन याद रखना, मान लीजिए दूसरे कोष से किस में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष से पहले कोष में आ रहा है। अब पहला कोष तो निम्न ऊर्जा स्तर वाला बन गया और दूसरा कोष उच्च ऊर्जा स्तर वाला बन गया। इसका मतलब इसकी ऊर्जा तो होगी कम और दूसरे कोष की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा। दूसरे कोष की ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा। अब निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को स्थायी रहना है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसको उत्सर्जित करना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी यहां पर आएगा ये, तो याद रखना इस कंडीशन के दौरान ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का, इस कंडीशन के दौरान ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन जो होगा वो भी मेरे भाई किस रूप में होगा, फोटोन के रूप में होगा। किस रूप में होगा, फोटोन के रूप में होगा। और ये जो फोटोन जो है, ये जो क्वांटा जो है, इसकी एनर्जी अभी हमने लिखी है E बराबर क्या होता है, E बराबर मेरे भाई h न्यू होता है। E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है। बताओ समझ आया? अरे बोलो समझे या नहीं समझे? तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि इलेक्ट्रॉन जब भी निश्चित वर्ताकार पथ में घूमता है तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या बनी रहेगी, नियत, स्थायी बनी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोष बदलता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करेगा। अवशोषण कब करेगा, अवशोषण कब करेगा, जब अवशोषण कब करेगा, जब याद रखना निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से किधर जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तब स्तर में जाएगा, तब याद रखना ऊर्जा का करेगा अवशोषण। क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण। और ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन तब करेगा जब यह उच्च ऊर्जा स्तर से किधर जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से किधर जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई? निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा। शानदार। क्या समझ गए मेरी बात? अगर समझ गए तो फिर लाइक करो, शेयर करो, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और जाकर के विद्यापीठ का ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, स्वाध्याय विद्यापीठ है ना, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और मेरे साथ जुड़ जाइए। रीट का कोर्स आप लेवल 2 पात्रता और मेंस की तैयारी करनी है तो मेरे साथ जुड़िए। हम साइंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत बोलो, नहीं है ना? चलो लिखते हैं आगे। अब याद रखना है इस बात से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक कमी क्या होगी, दूर हो गई। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, लेकिन ये जो है ना बोर का परमाणु मॉडल, ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या इस प्रकार करता है। बताओ क्या इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिरेगा? नहीं गिरेगा, नहीं गिरता ना।
तो ये जो कथन है ना, ये कथन किसकी व्याख्या करता है? ये कथन याद रखना, परमाणु के स्थायित्व की क्या करता है? परमाणु के स्थायित्व की क्या करता है? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या क्या करता है? अच्छी तरीके से करता है। बोलो हाँ, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ महाराज की और बाबा बजरंग बली, बाबा रामदेव महाराज की जय। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अच्छी तरीके से इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब अपन अगली क्लास की तरफ चलते हैं, अगली क्लास की तरफ चलते हैं। क्लियर है? ठीक, अगली क्लास की तरफ चलते हैं। तो फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगली क्लास की तरफ चलते हैं। आ जाओ, चलते हैं चलते हैं चलते हैं अगली क्लास की तरफ। तो क्या अगली लाइन की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्लास तो मैं से बोला गया, अभी मैंने तो बोल दिया, अपने शब्द वापस लेता हूँ, यही बात है ना। चलो चलते हैं। देखो, बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, उन्हीं वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है जहां इसका कोणीय संवेग, जहां इसका कोणीय संवेग, जहां इसका कोणीय संवेग MVR NH/2 पाई, NH/2 पाई, कोणीय संवेग NH/2 पाई के पूर्ण, 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। बताओ, 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। 2 पाई के क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि यहां जो n है ना, वो n 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ के अंदर घूमेगा। अगर इस n का मान कितना आ जाए, इस n का मान 1.5 है ना, 1/2 है ना, या फिर मैं कहूं 2.3, ये आ जाए, उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित वर्ताकार पथ के अंदर नहीं घूम पाएगा, अपने वर्ताकार पथ के अंदर नहीं घूम पाएगा। तो फिर उसका ये जो पथ है, वो पथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग किसके बराबर होना चाहिए? कोणीय संवेग जो MVR है ना, MV जो R है, वो NH/2 पाई के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जहां मेरे भाई M का मान क्या है? M इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। M इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। V क्या है? V याद रखना इलेक्ट्रॉन का वेग है। V इलेक्ट्रॉन का क्या है? वेग है। फिर याद रखना R क्या है? R याद रखना उस कोश की त्रिज्या है। उस कोश की क्या है? कोश की त्रिज्या है, जिस कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और फिर याद रखना N तो आपको पता हो ही गया। H क्या है? H यहां पर प्लांक क्या होता है? नियतांक होता है। H प्लांक क्या है? नियतांक है। H प्लांक क्या है? नियतांक है। बोलो, यहां तक समझे या नहीं समझे? और प्लांक नियतांक की बात की जाए आपसे, तो प्लांक नियतांक का मान तो मैंने पहले आपको लिखा दिया, कितना होता है? 6.26
6.26 कितने 6, 6.6 सॉरी 6.6 कितने 6, 2 6 इंटू 10 की पावर -34 जूल गुणा सेकेंड, जूल गुणा सेकेंड। ये बात आपको याद रखनी है, रख लोगे याद। अब बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा और अपन बात करते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल हमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर क्यों नहीं गिर पाता, इसके बारे में एक और बात बोलता है। क्या बोलता है, इधर देखो, इधर देखो, ये कहता है कि ये परमाणु का नाभिक है और परमाणु के नाभिक के चारों ओर आपसे बात की जाए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर आपसे बात की जाए तो ये क्या है, परमाणु का कोश है। और इस कोश के अंदर, इस कोश के अंदर मेरे भाई दिखाई दे रहा है, इस कोश के अंदर मेरे भाई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी आवेशित कण जब अपने वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कोई भी आवेशित कण जब अपने वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, गति करता है, तो उस कंडीशन के अंदर परिधि के बाहर या नाभिक से दूर उस कण पर एक बल लगता है, उस कण, उस बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, इसे कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल। और इस अपकेंद्रीय बल का जो मान होता है ना, अपकेंद्रीय बल का मान होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर mv² अपॉन कितना होता है, r होता है। mv² अपॉन कितना होता है, r होता है। चलो और बहुत अच्छी बात करते हैं अपन, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल लगाया जाता है और उस आकर्षण बल का जो मान होता है, उस आकर्षण बल का जो मान होता है या वो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल क्या कहलाता है, आपका कूलाम्बिक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, कूलाम्बिक बल कहलाता है। इसी कूलाम्बिक बल के कारण हम इस बल को एक और नाम देते हैं। इस कूलाम्बिक बल के कारण याद रखना है कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो आप कहोगे अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। ये अभिकेंद्रीय जो बल है, अभिकेंद्रीय बल जो उत्पन्न होता है, इस अभिकेंद्रीय बल को लिखा जाता है, याद रखना है, Ze² अपॉन किससे, r² से। ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये लिखा जाएगा Ze² अपॉन किससे, r² से लिखा जाएगा। Ze² अपॉन r² से लिखा जाएगा। बोलो समझ आया नहीं आया, आ गया ना। अब वो कहता है कि ये दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों बल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बल आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि Ze², हम ये कह सकते हैं कि जो Ze² होता है अपॉन r² जो होता है वो बराबर होता है किसके, mv² अपॉन किसके होता है, r के। r² से r कटेगा तो हमारे पास में Ze अपॉन r बराबर क्या बन गया, mv² बन गया, mv² बन गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर बात, समझ आया नहीं आया। इस फॉर्मूले से अपन आगे चल करके परमाणु की त्रिज्या कैसे ज्ञात करने का फॉर्मूला बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला हम इससे कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला हम इससे कैसे निकालते हैं, वो अपन देखते हैं। पहले बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन पर अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय दोनों बल लग रहे हैं तो दोनों बल मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो हम कहेंगे कि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल का जो मान होता है ना, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल का मान, दोनों का मान बराबर होता है, लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, दोनों की दिशा क्या होती है, दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। अब दिशा अगर विपरीत होगी तो जितने मान से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचा जाएगा उतने मान से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचा जाएगा।
तो क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर पाएगा? नहीं गिर पाएगा, नहीं गिर पाएगा ना। हाँ, इसलिए याद रखना है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिर पाता। समझ में आ गई बात? ये बात किसने बोली थी? बोहर ने बोली थी। किसने बोली थी बताओ? बोहर ने बोली थी। अब बोहर के परमाणु मॉडल की और क्या विशेषताएं हैं? बोहर के परमाणु मॉडल से अपन इलेक्ट्रॉन जिस कोष में घूम रहा है उस कोष की नाभिक से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना है विशेषताएं क्या है, इस मॉडल की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्या है उस पर हमें चर्चा करनी है। उस पर हमें क्या करनी है भाई? चर्चा करनी है। चलो देखते हैं। उस पर हमें चर्चा करनी है तो फिर देखते हैं। 1 मिनट रुकना आप लोग, 1 मिनट ही रुकना बस। क्या क्या बातें हैं और देखते हैं अपन। आवाज वगैरह सही है ना? ठीक। परमाणु मॉडल की विशेषताएं। किसके परमाणु मॉडल की विशेषताएं? बोर के परमाणु मॉडल की विशेषताएं लिखेंगे अपन। बोर के परमाणु मॉडल की, बोहर के परमाणु मॉडल की, परमाणु मॉडल की विशेषताएं। बोहर के परमाणु मॉडल की विशेषताएं। बोहर के परमाणु मॉडल की विशेषताएं। आ जाओ, क्या क्या विशेषताएं? पहली बात, इस परमाणु मॉडल से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? नंबर 1, परमाणु की क्या ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई? परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु की क्या ज्ञात कर सकते हैं? परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। किस मॉडल से? किस मॉडल से? तो आप कहोगे बोहर के परमाणु मॉडल से इस परमाणु की अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। चलो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला था 0.529, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। क्या है? आर बराबर जो होता है वो होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, n स्क्वायर अपॉन जेड। और ये जो मान आएगा वो आएगा आपका किसके अंदर? एंगस्ट्रॉम के अंदर। किसके अंदर आएगा? एंगस्ट्रॉम के अंदर। एंगस्ट्रॉम से याद रखना है, या पिकोमीटर के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर इसको दे रखा है। पिकोमीटर के अंदर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पिकोमीटर में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, देखो 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन कितना? जेड। ये पिकोमीटर के अंदर है। ठीक है, पिकोमीटर के अंदर ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। हाँ, बोर के अनुसार परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, या 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। पिकोमीटर, बताओ समझ आया? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक फॉर्मूला इसने और दिया था, और वो फॉर्मूला दिया था किस लिए? तो आप कहोगे वो फॉर्मूला दिया गया था परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो फिर इसने इलेक्ट्रॉन के वेग ज्ञात करने का भी फॉर्मूला दिया, और वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहोगे सर v बराबर, इलेक्ट्रॉन के वेग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है v बराबर वो दिया 2.18, 2.18 इंटू 10 की पावर कितना 6। अब देखो इधर यहां तो था n स्क्वायर अपॉन जेड, लेकिन आपको यहां पर क्या मानना है, यहां पर आपको लिखना है जेड अपॉन कितना n, और ये किसके अंदर है, मीटर प्रति किसके अंदर है, सेकंड के अंदर, मीटर प्रति किसके अंदर है, सेकंड के अंदर। या मेरे भाई आपको याद रखना है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर प्रति सेकंड, या आपको याद रखना है 2.18 इंटू 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन कितना एन, और ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर प्रति किस में आएगा, सेकंड के अंदर, सेंटीमीटर प्रति किसके अंदर आएगा, सेकंड के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी की सारी बातें समझ आ चुकी है। अब देखो तीसरा फॉर्मूला इसने और भी दिया, और तीसरा फॉर्मूला क्या दिया इसने, तीसरा फॉर्मूला ये दिया मेरे भाई कि हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ये विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हैं बोर परमाणु मॉडल की, और बोर परमाणु मॉडल की विशेषताओं में तीसरी विशेषता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आओ चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा ज्ञात करने का भी फॉर्मूला दिया, और ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वो आपको याद रखना है कैसे ज्ञात अपन कर सकते हैं। जैसे माइनस ई बराबर माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर, अब उसके अंदर तो था 10 की पावर 8, 10 की पावर 6, लेकिन यहां पर याद रखना है इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूले में 10 की पावर माइनस क्या मानना है 18, और वहां पर तो था n स्क्वायर अपॉन जेड, फिर था जेड अपॉन एन, और यहां पर है वो क्या है, दोनों ही चीज स्क्वायर में, और स्क्वायर में इसका मतलब जेड स्क्वायर भी है और क्या है एन स्क्वायर भी है। और ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा है जूल प्रति परमाणु के अंदर, किसके अंदर, जूल प्रति परमाणु के अंदर। ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन या लगा करके आपको एक बात और याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु के अंदर इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते, वो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसको प्रदर्शित करने के लिए अपन लिखते हैं -13.6, -13.6 इंटू -13.6 इंटू क्या कहोगे आप, जेड स्क्वायर अपॉन क्या कहोगे, एन स्क्वायर कहोगे, जेड स्क्वायर अपॉन क्या कहोगे, एन स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति क्या होती है, परमाणु होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बराबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आपको यहां से पता चली होगी, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की कुल जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो आप कहोगे वो होती है हमेशा नेगेटिव, हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा क्या होती है मेरे भाई, नेगेटिव होती है। बताओ समझ आया या नहीं आया, सोचो, अरे समझ आया या नहीं आया बताओ। ठीक है, आ जाओ, अब अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं
बोहर के परमाणु मॉडल से हमें और क्या क्या बात पता लग सकती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे, उसकी अपन चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर 2-3 बातें और पढ़ लेते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल से अपन कोश और त्रिज्या में संबंध बता सकते हैं। किस किस में? केस आप ये कह सकते हो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या वह, परमाणु की त्रिज्या व कोश में संबंध, परमाणु की त्रिज्या और कोश में क्या है संबंध, त्रिज्या व कोश में क्या क्या संबंध हो सकता है, परमाणु की त्रिज्या और कोश में संबंध। देखो मेरे भाई, कोश और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? त्रिज्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है आर बराबर, वो क्या होता है? अभी आप पढ़ के आए हो, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है, वो ये पढ़ा था आपने, आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या पढ़ा था? जेड पढ़ा था ना, एन स्क्वायर अपॉन क्या पढ़ा था? जेड पढ़ा था। इस फॉर्मूले को देखो, इस संख्या को भूल जाओ। क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि जो आर है वो बराबर है एन स्क्वायर अपॉन जेड के? या मैं ये लिख सकता हूं आर व्युत्क्रमानुपाती तो है समानुपाती तो है एन स्क्वायर के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके? जेड के, व्युत्क्रमानुपाती जेड के। बताओ ये मेरी बातें समझ आई क्या? संख्या को भूल जाओ, आर बराबर एन स्क्वायर अपॉन जेड, इसका मतलब आर समानुपाती एन स्क्वायर के और व्युत्क्रमानुपाती किसके? जेड के। किसके है? जेड के। क्लियर है बात? चलो तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोश और त्रिज्या का क्या संबंध है? तो आर समानुपाती एन स्क्वायर और व्युत्क्रमानुपाती किसके? जेड के। अगर दो परमाणु में त्रिज्याओं का अनुपात पूछे, उस कंडीशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो R1 होता है, या मैं ये कहूं कि जो R होता है, R जो होता है वो समानुपाती होता है किसके? एन स्क्वायर के। R समानुपाती होता है किसके? एन स्क्वायर के। मतलब एक ही परमाणु के अंदर, एक ही परमाणु में अगर एक ही परमाणु के अंदर कोश का मान बढ़ रहा है, तो फिर याद रखना त्रिज्या का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। त्रिज्या का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक ही परमाणु के अंदर अगर कोश का मान बढ़ रहा है, तो फिर मेरे भाई किसका मान बढ़ेगा? त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है? त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। पहले बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं आई? चलो अब देखते हैं अपन। अब देखो हम ये कहते हैं, कहते क्या हैं? इधर कहते हैं, देखो इधर नेक्स्ट बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। केस नंबर अपन क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट पढ़ते हैं। और केस नंबर जो फर्स्ट है वो हमें ये कहता है कि यदि परमाणु क्रमांक क्या कर दिया जाए? स्थिर कर दिया जाए। इसका मतलब केस नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है कि यदि परमाणु क्रमांक स्थिर है, यदि परमाणु क्रमांक क्या है? स्थिर है, और कोश बदल रहा है, बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि R समानुपाती एन स्क्वायर, उस कंडीशन के अंदर R1 और R2 का जो भी अनुपात होगा, वो अनुपात आएगा आपका किसके? N1, और N2 जो है इसकी होल स्क्वायर के क्या आएगा? हाँ, N1 स्क्वायर के और N2 स्क्वायर के क्या आएगा?
समानुपाती आएगा। क्या आएगा? समानुपाती आएगा। समझ गए ये बात? अगर ये बात समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो, जैसे आपसे ये कहा जाए कि हाइड्रोजन, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं। हाइड्रोजन के तीन क्रमागत कोष की त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के तीन क्रमागत कोष की त्रिज्याओं का बढ़ता क्रम लिखो। तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे ना कि परमाणु क्रमांक स्थिर है, मतलब हाइड्रोजन के ही बारे में चर्चा हो रही है, हाइड्रोजन के अलावा किसी अन्य परमाणु की चर्चा नहीं हो रही। और हाइड्रोजन के तीन क्रमागत कोष, मतलब पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष, क्या बदल रहा है? कोष बदल रहा है, परमाणु क्रमांक स्थिर हो गया। तो फिर जो ये आर है वो समानुपाती होगी किसके? वो आर समानुपाती होगी एन स्क्वायर की। एन के समानुपाती होगी ना। इसका मतलब सबसे आर बढ़ता क्रम लिखना है तो R1 छोटा होगा किससे? R2 से, और R2 छोटा होगा किससे? R3 से। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा तो R3 है ना, त्रिज्या, तीसरे कोष की त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा होगी, और पहले कोष की त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। बढ़ता क्रम आपका ये रहेगा। बढ़ता क्रम क्या रहेगा आपका? ये रहेगा। बोलो, समझ आया? ठीक है, अब बात और करते हैं अपन केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करते हैं। और केस नंबर 2 में क्या लिखा गया है? केस नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर परमाणु क्रमांक, पहले में आपने लिखा था कि परमाणु क्रमांक स्थिर है, कोष बदल रहा है, लेकिन अब की बार हमने ये कह दिया कि परमाणु क्रमांक बदल रहा है और कोष क्या है? स्थिर है। उस कंडीशन के अंदर यदि कोष क्या है? यदि कोष स्थिर है, और परमाणु क्रमांक बदल रहा है, बदल रहा है किसकी तरह? मौसम की तरह, है ना। हाँ यार, बदल ना जाना तुम मौसम की तरह। तो याद रखना है आपको, यदि कोष स्थिर है, परमाणु क्रमांक बदल रहा है, इसका मतलब है जो आर है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके? जेड के। आर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी किसके? जेड के। तो इस कंडीशन के अंदर दो परमाणु अगर अलग अलग हैं और उनके पहला कोष है या दूसरा कोष है, कोष स्थिर है, तो R1 और R2 जो त्रिज्याएं होगी उनका जो अनुपात आएगा वो Z2 अपॉन किसके बराबर आएगा? Z1 के बराबर आएगा। बोलो, यहां तक समझ आया या नहीं आया? यहां तक समझ आया या नहीं आया? ध्यान दो, ये बात आपको समझनी है अच्छी तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यदि कोष स्थिर है, परमाणु क्रमांक बदल रहा है, तो परमाणु क्रमांक के साथ में अभी आपने संबंध देखा कि R समानुपाती, डायरेक्ट समानुपाती किसके? एन स्क्वायर के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके? जेड के। जब जेड बदल रहा है, कोष स्थिर है, उस कंडीशन के अंदर हम ये कहेंगे कि R1 अपॉन R2, R व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो Z2 ऊपर आएगा, Z1 क्या आएगा? नीचे आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट और आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट हम ये कहता है कि केस नंबर थर्ड जो है वो हमें ये कहता है कि यदि, केस नंबर थर्ड में ये कहता है कि यदि कोष भी बदले और परमाणु क्रमांक भी बदले, कोष और परमाणु क्रमांक दोनों ही बदले, परमाणु क्रमांक और कोष दोनों ही
बदल जाए, दोनों ही बदल जाए, तब याद रखना, तब R1 और R2 क्या होगा, तब R1 और R2 का जो अनुपात होगा ना, वो याद रखना। आपने ये तो पढ़ा था कि त्रिज्या समानुपाती होती है किसके, n के, समानुपाती होती है किसके, n के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, Z2 अपॉन किसके, Z1 के। उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला आपको कौन सा काम में लेना है, ये वाला काम में लेना है। तो बोर के परमाणु मॉडल से अपन त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं परमाणु की। आज की क्लास में हमने ये सीखा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज की क्लास को अपन यहीं पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जस्ट इससे आगे वेग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन पर प्रश्न कैसे बन सकता है, उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आपको जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राम राम।